हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे नामवर सिंह के महत्वपूर्ण कथनों पर, जिसके लिए हमने उनकी कुछ किताबों का अध्ययन किया था और रिसर्च करने के दौरान कुछ नोट्स बनाए थे। उन्हीं को आधार बनाकर हम आज इस लेक्चर पर बातचीत करेंगे, जिसमें छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, बात बात में बात, साहित्य की पहचान, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य, कविता और समय, कहना न होगा, आलोचना और विचारधारा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, वाद विवाद संवाद और कहानी नई कहानी आदि पुस्तकों को आधार बनाया गया है। मैंने नोट्स बनाया था जब मैं खुद पीएचडी कर रहा था, और आप जानते हैं कि नामवर सिंह का जेएनयू से बहुत गहरा संबंध रहा है। और आज का लेक्चर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जेएनयू एमए हिंदी साहित्य की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी बहाने हम नामवर सिंह के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर भारतेंदु युग तक बातचीत कर लिया है। अब समग्र कंप्लीट रूप से आखिरी चरण आने ही वाला है, तो इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए और एक टारगेट बनाकर चलिए कि इस सप्ताह में ये चैनल करीब 5000 लोगों तक जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके सहयोग के लिए मैं आपको आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं नामवर सिंह के जो महत्वपूर्ण कथन है उस पर। पहला छायावाद नामक पुस्तक से मैंने लिया है, जो कि सन 1955 में प्रकाशित हुई थी। और ये किताब नामवर सिंह मात्र 11 दिनों में लिखे थे। कुल इसमें 12 अध्याय हैं और यह किताब अध्यापकी शैली में लिखी गई है। जब हम कभी स्वतंत्र रूप से छायावाद पर बात करेंगे, उस पुस्तक पर बात करेंगे, तो और डिटेल से उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा रुचिकर जानकारी थी मैंने उसको बता दिया कि मात्र 11 दिनों में किताब लिखी गई थी। इसमें कुल 12 अध्याय हैं और ये अध्यापकी शैली में लिखी गई है। जैसे कि नामवर सिंह वाचिक परंपरा के आलोचक माने जाते हैं और उन्होंने कई आलोचनात्मक किताबें लिखी हैं, लेकिन यह किताब जो है एकदम एकेडमिक रूप में तैयार की गई थी। पहला कोटेशन इसकी भूमिका से मैंने लिया है कि छायावादी स्वानुभूत संत भक्तों के आत्मनिवेदन से किस बात में भिन्न है। छायावादी कल्पना में प्राचीन कवियों की अप्रस्तुत विधायनी कल्पना से क्या विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण करने में छायावाद ने संस्कृत कवियों से कितनी अधिक स्वच्छंदता दिखलाई है। छायावाद, रहस्यवाद, संत भक्तों के आध्यात्मवाद में क्या अंतर है। छायावादी मूर्तिमत्ता में प्राचीन कवियों के दृश्य चित्रण से क्या नवीनता है, और छायावाद की ऐतिहासिकता में ऐसा क्या है जो संस्कृत काव्यशास्त्र की सीमा में नहीं आ सकता। इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिए बिना छायावाद के काव्य सौंदर्य का कोई विवेचनपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ये भूमिका से लिया गया कोटेशन है छायावाद की। जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें तमाम उन्होंने प्रश्नों को उठाया है, जिसमें कि संत भक्त कवि हैं, छायावाद, रहस्यवाद, आध्यात्मवाद, ठीक है, और नवीनता, ऐतिहासिकता और काव्यशास्त्रीय जो सीमा रही है, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। अगला कोटेशन है, आरंभ में सामाजिक पृष्ठभूमि देकर किसी काव्य प्रवृत्ति पर विचार करने से कोई बात नहीं बनती। सामाजिक सत्य कविता से खोज निकालने की चीज़ है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। ये नामवर सिंह का कहना है, क्योंकि आप शुरू में ही देखेंगे कि जो भी कालखंडों का नामकरण हुआ है या फिर उनके प्रवृत्तियों का निर्धारण हुआ है, उसमें कहीं न कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि पर जोर दिया गया है। उनका कहना है कि आरंभ में सामाजिक पृष्ठभूमि देकर किसी काव्य प्रवृत्ति पर विचार करने से कोई बात नहीं बनती। सामाजिक सत्य पर उन्होंने जोर दिया है। कविता से खोज निकालने की चीज़ है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। अगला कोटेशन है, रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है तो छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता और स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा। अब देख रहे हैं इसमें रहस्यवाद, छायावाद और स्वच्छंदतावाद, इन तीनों को एक जगह उन्होंने रखकर देखने की कोशिश की है, जिसमें कहना है कि रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है। कई बार लोग पूछते हैं कि रहस्यवाद क्या है। रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है तो छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता और स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा है। इन तीनों प्रवृत्तियों को एक जगह बड़े ही सरल और सूक्ष्म शब्दों
के रूप में इसका अर्थ यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें जो भी इतिहास आप पढ़ रहे हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है, छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता है, स्वच्छंदतावाद प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा है। अगला जो कोटेशन है, जाना माना कोटेशन, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुराने रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये कोटेशन एग्जाम में हमेशा आता रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला कोटेशन है, छायावादी कल्पना केवल अलंकारों और प्रतीकों की योजना करने वाली सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, वह सत्यान्वेषी दृष्टि है। देखिए ध्यान दीजिए, छायावादी कल्पना केवल अलंकारों और प्रतीकों की योजना करने वाली सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, वह सत्यान्वेषी दृष्टि है। ये नामवर सिंह का मानना है। कविता के नए प्रतिमान पर विचार करते हुए लिखते हैं, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। इस पुस्तक का आधार यह धारणा है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने की साथ ही उनकी सीमा को चुनौती देकर उस सर्जनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया जिससे समकालीन काव्य का सही मूल्यांकन संभव हो सका। ये कविता के नए प्रतिमान की भूमिका से ली गई है और यहाँ पर नामवर सिंह ने मुक्तिबोध की तुलना निराला से की है। आप जानते हैं कि निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि मुक्तिबोध एक ऐसे कवि हैं जिनका जिक्र प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के संदर्भ में किया जाता है। इकलौते ऐसे कवि हैं जो कि तीनों कालखंडों में उनका नाम लिया जाता है। अगला जो कोटेशन है काफ़ी रोचक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट। श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्डू नहीं है कि जब जी चाहा बना लिया। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ साहित्य मात्र किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जब जैसा जी हुआ वैसा साहित्य कोई नहीं रच सकता। वह एक निश्चित परिस्थिति में और एक निश्चित परिस्थिति से पैदा होता है और यह परिस्थिति उसकी स्वेच्छा को मर्यादित करती है, यहाँ तक कि उसके विद्रोह को भी परिस्थिति के विरुद्ध लेखक का विद्रोह भी उस परिस्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। यह लेखक की ऐतिहासिक सीमा है। मन के लड्डू खाने की अपेक्षा अपनी ऐतिहासिक सीमा को समझने और समझ बदलने की कोशिश करने में कहीं अधिक स्वाद है। तो ये कोटेशन था, इतिहास और आलोचना से लिया गया है। मतलब साहित्य को लड्डू मतलब हल्के में नहीं लेने की बात कही गई है। श्रेष्ठ साहित्य लिखना आसान नहीं है, बल्कि उसको निर्धारित करने में जो कवि की परिस्थितियां हैं उनका अहम रोल रहता है। कुल मिलाकर इसका भाव यही है और इस तरीके का अगर कोटेशन आए तो तुरंत आप इसको नामवर सिंह से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियोज लेक्चर का एक लक्ष्य यह भी रहता है कि आप वस्तुनिष्ठ किताबों को तो पढ़ें ही और इस लेक्चर के माध्यम से भी आपके ऑब्जेक्टिव सवाल भी तैयार हों, लेकिन एक आप में समझ विकसित हो, ये भी एक लक्ष्य है इसमें। ठीक है। साहित्य में इतिहास मेरी मुख्य चिंता थी। साहित्य का इतिहास लिखना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना साहित्य का इतिहास समझना, और यह वीरगाथा काल और भक्ति काल, रीतिकाल और भारतेंदु मंडल काल जिस तरह से विभाजन कर दिया गया था और फिर मुसलमानों का हमला हुआ तो इतिहास बदल गया। इसका जवाब मुझे रामचंद्र शुक्ल नहीं देते कि क्यों 1000 ईस्वी के आसपास संस्कृत और प्राकृत का वर्चस्व समाप्त हुआ और क्यों लोग भाषाएं साहित्य का दर्जा प्राप्त कर सकें। इसका जवाब रामचंद्र शुक्ल के पास नहीं है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों हिंदी ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय इतिहास में लोक भाषाएं पहली बार साहित्यिक गौरव के साथ आईं और इसको गौरव दिलाने में आधे से अधिक लोग वे हैं जो बेपढ़े लिखे हैं, छोटी जातियों के लोग हैं। उनका लोक साहित्य कवि साहित्य क्यों नहीं माना गया? ये सवाल मुझे परेशान करते थे। तब मुझे लगा कि मार्क्सवाद में शायद इसका हल हो, क्योंकि मार्क्सवाद इतिहास दर्शन है। वो दुनिया के इतिहास को जो राजाओं की कहानी मालूम होती है उस साहित्य का एक पैटर्न दिखता है, उसकी प्रगति, परिवर्तन, विकास की व्याख्या कर सकता है मार्क्सवाद। तो यहाँ पर उन्होंने बात में बात नामक पुस्तक में कई सवाल उठाए हैं, जिसमें कि रामचंद्र शुक्ल पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि साहित्य में इतिहास इनकी मुख्य चिंता रही है। साहित्य में इतिहास,
हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने साहित्य के अंतर्गत इतिहास को ही मुख्य चिंता माना है। और इनका ये कहना है कि जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, भारतेंदु और जितने भी कालखंड हैं, फिर भक्ति के उदय को लेकर जो रामचंद्र शुक्ल के तर्क हैं, या फिर ये कहना कि 1000 ईस्वी के आसपास संस्कृत और प्राकृत जो भाषा सी खत्म हो गई, लोक भाषाएं दर्जा मतलब आ गई, उसमें प्रयोग में आने लगी। तो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब रामचंद्र शुक्ल के पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। और आगे चर्चा करते हुए लोक साहित्य पर भी उन्होंने एक चिंता जाहिर की है। तो अगर इस तरीके का आ जाए और उन्होंने इसकी समस्या को सोचा कि मार्क्सवाद में इसको खोज सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद जो लोग चीज़ें सामान्य रूप से देखते हैं, मार्क्सवादी नज़रिए से वो चीज़ें थोड़ी अलग हिसाब से देखने की कोशिश की जाती हैं। अगला कोटेशन है, सबसे खराब तो हिंदी साहित्य के इतिहास का संदर्भ है। हमने मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांट लिया। ऐसा हमने अपनी सुविधा के लिए किया कि भक्ति काव्य अलग हो जाए तो रीति काव्य को ही हम खासतौर पर पतन का काव्य कह सके, दिखा सकें। जबकि हम भूल जाते हैं कि इसी काल में, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, विद्यापति, अमीर खुसरो जैसे कवि हुए हैं। फारसी की परंपरा की दृष्टि से यह दौर अत्यंत गौरवशाली है। संगीत को लें तो खुसरो के साथ ख्याली गायकी की शुरुआत होती है। स्थापत्य कला को लें तो इस काल में स्थापत्य कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। दक्षिण के मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, उड़ीसा कोणार्क मंदिर विशालकाय स्थापत्य की निशानी है। इस समय मूर्ति कला पूरी समृद्धि पर रही है। अतः जिसे हम तथाकथित मध्यकाल कहते हैं, जिसके प्रति हमारी दृष्टि ओरिएंटल दृष्टि है, वह बदलनी चाहिए। इतिहासकार बदलें या न बदलें, इतिहासकार इसे बदलें या न बदलें, वे जाने, पर साहित्य व संस्कृति का इतिहास लिखते समय हम यूरोप के उस मॉडल को छोड़ दें और रीति काव्य को भारतीय दृष्टि से मध्यकाल का हिस्सा मानकर अपनी दृष्टि बदलें। तो एक तरीके से उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, और ख़ास तौर से मध्यकाल को जो 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, क्रमशः भक्तिकाल और रीतिकाल, उस पर बात कर रहे हैं कि रीतिकाल को ही पतन काल क्यों कहा जाए। इससे पहले जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल के पहले की भी जो एक परंपरा रही है, विद्यापति, अमीर खुसरो, इन सब से जोड़कर वो बात कह रहे हैं और इसको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला कोटेशन है कि जिसे हमारे इतिहासकारों ने उत्तर मध्यकाल कहा है। मतलब उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल, गदर के पहले तक का काल, वो उर्दू शायरी में नज़ीर अकबराबादी, मीर और गालिब का काल है, गोल्डन पीरियड है। ठीक उसके समानांतर हिंदी में जो कविता लिखी जा रही है, उसे कायदे से स्वर्ण युग कहने के बजाय पतन का काव्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने गदर के पहले मतलब 1857 के पहले के जो पहले जो कालखंड है, यानी कि रीतिकाल है, जिसको कि उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, उसको उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी में इस समय नज़ीर अकबराबादी, मीर और गालिब लिख रहे थे। एक तरीके से ये उस समय के लिए गोल्डन पीरियड था। और उसके समानांतर उसके साथ ही जो हिंदी कविता लिखी जा रही थी, यानी कि रीतिकाल के कवि लिख रहे थे, उसे कायदे से स्वर्ण युग कहने के बजाय क्या पतन का काव्य कहा जाता है। ये भी उसी किताब से लिया गया है, बात बात में बात। अगला जो कोटेशन है, यह अजीब बात है कि हम फ्यूडल आर्ट को, फ्यूडलिज्म को खराब समझते हैं और आधुनिक बुर्जुआजी को अच्छा मानकर चलते हैं। यह भूल जाते हैं कि कभी कभी इस पूरी लड़ाई में मामला उलट भी सकता है। हम लोगों ने साहित्य, कला और काव्य को जांचने परखने के जो आधार विकसित कर लिए हैं, वे नितांत गैर साहित्यिक और कूट सोशल और पॉलिटिकल समझ पर आधारित हैं। ये भी कोटेशन उसी पुस्तक से लिया गया है। अगला जो कथन है कि इतनी मोटी सी बात भी लोगों के दिमाग में नहीं आती कि संपूर्ण साहित्यकारों तथा साहित्यिक कृतियों का लेखा जोखा ही इतिहास नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, इतनी मोटी सी बात भी लोगों के दिमाग में नहीं आती कि संपूर्ण साहित्यकारों तथा साहित्यिक कृतियों का लेखा जोखा ही इतिहास नहीं, बल्कि किसी एक साहित्यकार अथवा एक साहित्यिक कृति का समुचित मूल्यांकन भी इतिहास हो सकता है। जैसे कई बार देखने में आता है कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कवियों और कृतियों का लेखा जोखा दिया रहता है। कई रचनाओं का ठीक से मूल्यांकन या विश्लेषण नहीं किया जाता रहा है। लेकिन नामवर सिंह का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति एक किताब किसी एक कवि पर भी लिख रहा है तो वो भी इतिहास के अंतर्गत ही हो सकता है, क्योंकि मुख्य प्रश्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का है। वास्तविक आलोचक किसी एक कृति का मूल्यांकन करने
करते समय परोक्ष रूप से साहित्य की समस्त कृतियों का मूल्यांकन करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह मूल्यांकन ही नहीं है। उसके अंतर्निहित प्रतिमान में कहीं न कहीं असंगति है। ये उन्होंने कोटेशन लिया इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक में। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह ने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास पर कोई उनकी खास किताब नहीं है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ त्रिपाठी या डॉक्टर बच्चन सिंह, उस टाइप से इन्होंने नहीं लिखा। लेकिन जो इतिहास में घटित घटनाएं हैं या फिर साहित्यिक रूप से जो प्रवृत्तियां रही हैं, उनको एक एक बिंदु पकड़कर उन्होंने एक एक किताब लिखी है। तो इनका उसी तरफ संकेत है कि अगर कोई किताब नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर साहित्य की इतिहास दृष्टि नहीं है। ये गलत बात है। अगर किसी ने किसी एक कवि पर या प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर भी इतिहास लिखा है तो वो ऐतिहासिक दृष्टि के अंतर्गत ही आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी लिखता है वो पूरा समग्र मूल्यांकन करके लिखता है, ये नहीं कि उसको लड्डू मानकर, जैसा कि उन्होंने ऊपर कोटेशन लिखा था, ऐसा नहीं है। अगला कोटेशन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, दूसरी परंपरा की खोज, जो कि उनकी फेमस किताब है, उस पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर संबंधी चिंतन की चर्चा करते हुए अपने इस मान्यता को उन्होंने और पुष्ट किया है। उनका कहना है कि इस चिंतन के क्रम में द्विवेदी जी यहाँ परंपरा से प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहास के मानचित्र को बदलकर एक दूसरा मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास दृष्टि को लेकर क्या फ़र्क रहा है, इस पर मैंने पहले ही चर्चा कर लिया इन दोनों इतिहासकारों पर। तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं, वही साहित्य संबंधी एक नई मान्यता भी सामने आती है। इस प्रकार एक नए इतिहास के साथ आलोचना का एक नया मान भी दृष्टिगोचर होता है। कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती, साहित्य को जांचने परखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। ये दूसरी परंपरा की खोज से लिया गया है। तो हो सकता है कि आपके लिए कोटेशन यहाँ से, कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती, साहित्य को जांचने परखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। तो ये बहुत बड़ा कोटेशन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला कोटेशन, इतिहास वही लिखता है और लिख सकता है सार्थक इतिहास जो इतिहास बनाने में योग दे। यदि आप स्वयं इतिहास से तटस्थ हों, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उससे तटस्थ हों, तो आप साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते। अपने सामाजिक जीवन का इतिहास बनाने में यदि आप भूमिका अदा करेंगे और इस सामाजिक जीवन को बदलने में आज का साहित्य जो भूमिका अदा कर रहा है उससे आप संलग्न होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, तभी आप सार्थक इतिहास लेखन का कार्य कर सकेंगे। एक तरीके से इतिहास लेखन पर वो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। वरना आप एंटिकेरियन की तरह से काम करेंगे, आप एक अतीतवादी यानी मुर्दे उखाड़ने वाले होंगे। ये कथन आलोचक के मुख नाम से पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पर इतिहास लेखन पर उनका जोर है कि कैसे इतिहास आप लिख सकते हैं। आप इतिहास वही लिख सकता है और सार्थक इतिहास वही लिख सकता है जो खुद इतिहास बनाने में अपना योग दें। जैसे कबीर की पुस्तक को ले लिया जाए, शुरुआती दौर में कबीर का मूल्यांकन ठीक से नहीं हो रहा था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आने के बाद कबीर पर आगे के आलोचकों ने भी खूब लिखना शुरू किया, जिसमें कि पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब अकथ कहानी प्रेम की भी आती है, उसमें शामिल है। और भी कई लोगों ने कबीर पर विचार किया, ठीक है। तो एक तरीके से इतिहास लिखने के लिए खुद इतिहास बनाना भी पड़ता है। अगला जो कोटेशन है पृथ्वीराज रासो को लेकर, आप जानते हैं कि उन्होंने पृथ्वीराज रासो पर भी चिंतन किया है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो संत भक्त काव्य की भांति सामान्य जन जागरण की उत्थानशील भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी रासोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। देखिए, पृथ्वीराज रासो को लोगों ने जाली ग्रंथ माना, सब कुछ उसके निगेटिव पक्षों को देखा, लेकिन यहाँ पर नामवर सिंह अलग ढंग से उसको देख रहे हैं। उनका कहना है कि रासोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। निश्चय इसकी वीर भावना में न तो महाभारत सा उदात्त शौर्य और पराक्रम है और न इसकी श्रृंगार भावना में कालिदास किसी मुग्ध तन्मयता भावकुलता है। रासयुग का प्रभाव रासों की वीरता और श्रृंगार दोनों भावनाओं पर पड़ा, इसलिए रासों की महिमा वीरता और श्रृंगार के उदात्त तथा उज्ज्वल चित्रण में उतनी नहीं जितनी अपने युग की वास्तविक वीरता तथा प्रेम भावना को प्रतिबिंबित करने में है। कहना न होगा कि इस कार्य में चंद ने जितने व्यापक क्षेत्र को समेटा है वह संत भक्ति काव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासो मानव जीवन की विविध
परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है। देखिए, इतना दूर तक कोटेशन पूछा जा सकता है कि रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है। किसका कथन है? नामवर सिंह। यही वह विशेषता है जिससे ह्रास युग के सभी काव्यों में रासों को सर्वोपरि स्थान दिया गया। निश्चय ही कहा जा सकता है उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्व परंपराओं का बृहद कोश और मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास है। ये कोटेशन लिया गया पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य से। ठीक है, तो एक तरीके से पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन उन्होंने अलग ढंग से किया है, उसको जाली ग्रंथ न मानकर कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसमें से उन्होंने निकाला है। ठीक है, कहीं पर उन्होंने इसको महासागर के रूप में देखा है, तो सर्वोच्च महाकाव्य के रूप में देखा है, और जो भी उस समय की सामंती शक्तियाँ थीं उनका जो ह्रास हो रहा है उसके चित्रण करने के रूप में भी पृथ्वीराज रासो को उन्होंने देखा है। अगला जो कोटेशन है, कविता के नए प्रतिमान का महत्व इसमें है कि इस पुस्तक ने उन मूल्यों को वास दिलाने का यत्न किया जो उस समय शासक काव्य मूल्य नहीं थे। उस समय काव्य मूल्य नहीं थे। मुक्तिबोध के काव्य मूल्यों की स्थापना की दिशा में यह पुस्तक अविस्मरणीय है। कविता के नए प्रतिमान की चर्चा तभी की जाती है जब मुक्तिबोध के मूल्यांकन की बात आती है, लेकिन उससे भी बड़ा अवदान इस पुस्तक का संभवतः यह है कि इसने विस्तार से प्रमाणित किया कि हर युग में नई कविता को नए प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ से कोटेशन पूछा जा सकता है कि हर युग में नई कविता को नए प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। किसका कथन है? नामवर सिंह। जिन्हें हम अभेद्य प्रतिमान मानते हैं वे वास्तव में हमारे संस्कार हैं, जड़ीभूत सौंदर्य या भी रुचि हैं। इस प्रकार जीवन की परिवर्तनशीलता, यह आग्रह हर काल की नई कविता, नई रचनशीलता के पक्ष में जाता है। तो ये उन्होंने कविता और समय नामक पुस्तक में इस बात की चर्चा की है। खासतौर से जब भी कविता के नए प्रतिमान की बात आती है तो मुक्तिबोध और उनसे जुड़े जो भी सिद्धांत हैं उन पर ज़्यादा चर्चा की जाती है। और यहाँ पर नामवर सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हर युग में नई कविता को नए प्रतिमान की आवश्यकता होती है। अगला कोटेशन है, इतिहास और आलोचना के लेखों में रूपवाद या कलावाद का विरोध ज़्यादा है क्योंकि उस दौर की ऐतिहासिक आवश्यकता यही थी। आगे चलकर यदि उपेक्षा की गई और अति वामपंथी प्रवृत्ति की आलोचना की और विशेष ध्यान दिया गया तो स्पष्ट है कि मेरी नज़र में साहित्यिक वातावरण बदल चुका था। ये कहना न होगा नामक पुस्तक से इस कोटेशन को लिया गया है। अगला कोटेशन है कि नई कविता के अंदर मुझे, मतलब नामवर सिंह कह रहे हैं कि नई कविता के अंदर मुझे अज्ञेय और उनके मंडल के कवियों से भिन्न एक दूसरी परंपरा का एहसास तो 1956-57 से ही था, और मैं यह महसूस करता था कि उस दूसरी परंपरा की सबसे समर्थ प्रतिभा मुक्तिबोध है। तो मुक्तिबोध के बारे में ये कोटेशन नामवर सिंह का है। हो सकता है कि परीक्षा में कभी पूछा जाए। इस आशय के 2 छोटे छोटे लेख मैंने तभी लिखे थे, उस ज़माने में उन्होंने लेख लिखा था, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप दिया 1968 में प्रकाशित कविता के नए प्रतिमान में। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो कविता के नए प्रतिमान नाम की पुस्तक है उससे पहले भी नामवर सिंह ने मुक्तिबोध पर 2 आर्टिकल लिखा था। बाद में उसको नए कविता के नए प्रतिमान में उसको शामिल कर लिया गया। कविता के नए प्रतिमान में जिसके केंद्र में अंधेरे में जैसी फतांसी वाली लंबी कविताओं के रचयिता मुक्तिबोध थे, ये उन्होंने बात में बात नामक पुस्तक में स्वीकार किया है। अगला कोटेशन है कि यदि किसी युग के बहुसंख्यक समाज में परंपरा का जीवित बोध हो तो संभवतः साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता ही न रहे। जिस जाति के लिए संपूर्ण परंपरा एक जीता जागता वर्तमान सत्य हो उसे अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो अलग से इतिहास लिखने की प्रणाली नहीं थी उसका एक कारण संभवतः यह भी था। उस युग के अधिकांश लोगों के लिए सारा अतीत साहित्य बहुत कुछ समसामयिक जैसा रहा होगा और बहुत संभव है कि वे संपूर्ण साहित्यिक परंपरा को समसामयिक सा ग्रहण करके रसास्वादन करने में समर्थ रहे होंगे। ये कोटेशन है इतिहास और आलोचना से। तो यहाँ पर संस्कृत काव्य शास्त्रियों और जो इतिहास लेखन का समय रहा है उस पर इन्होंने चर्चा किया है। ये किताब इतिहास और आलोचना काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, आप इसको समय मिले तो जरूर पढ़िए। कायदे से परंपरा का कोई भी मूल्यांकन किसी समय तथा कथित वस्तु जगत वास्तविक ज्यों का त्यों परंपरा जैसी थी वैसा ही न किसी ने रखा है न कोई रख सकता है। व्याख्या मात्र किसी न किसी पक्ष किसी न किसी दृष्टि की हुआ करती है और यह पक्ष या दृष्टि किसी न किसी वर्ग हित की ही हुआ करती है। ये कथन है उनका आलोचना और विचारधारा नामक पुस्तक में। अगला कोटेशन है
प्रत्येक युग में साहित्य रूढ़ भाषा के समानांतर कोई न कोई देशी अवश्य रही है और यही देशी भाषा उस साहित्यिक भाषा को नया जीवन प्रदान कर सदैव विकसित करती चलती है। छंदस की भाषा ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित की करके संस्कृत का रूप ग्रहण किया और फिर संस्कृत अपने समय की देशी भाषा के सहयोग से प्राकृत के रूप में ढली। अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी रूढ़ि दूर करने के लिए लोक भाषा की सहायता लेनी पड़ी। फलतः भारतीय भाषा की अपभ्रंश अवस्था उत्पन्न हुई, जिसने आगे चलकर सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि आधुनिक देशी भाषाओं को जन्म दिया। ये बात उन्होंने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक में लिखी है। इस बात को मतलब कि जो भी भाषा निर्मित हुई हैं उनके समानांतर एक देशी भाषा भी चलती रही है और उस देशी भाषा का योगदान यह रहा है कि जो पहले से चली आ रही भाषा है उसके विकास में योगदान देना। ठीक है, तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग भी एक इसी टाइप की महत्वपूर्ण घटना है। दूरी बनाए रखना है प्राचीन कृतियों से, हम अभिभूत न हो जाएं, डूब न जाएं। किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यही सही तरीका नहीं है कि आप उसके हो जाएं और हाँ में हाँ मिलाए जाएं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है यहाँ पर कि किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यही तरीका नहीं है कि आप उसके हो जाएं और हाँ में हाँ मिलाएं। अक्सर आप देखते होंगे अपने लोक व्यवहार में, अपने व्यवहार में कि आपको लगता है कि अपने बड़ों की बातों को मैं कैसे काट दूं, नहीं तो उनका सम्मान कम हो जाएगा, या फिर अपने गुरु की बात को कैसे मैं काट दूं। तो आपके अंदर ये विकसित होना चाहिए कि सच को सच कहने की हिम्मत हो और गलत को गलत कहने की। यह नहीं है कि आप अगर उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो उनका सम्मान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे आलोचना में एक लंबी परंपरा रही है कि रामचंद्र शुक्ल के हाँ में हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं मिलाया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हाँ में हाँ नामवर सिंह ने नहीं मिलाया। ठीक है, इसके साथ ही अन्य जो समकालीन आलोचक हैं वो भी जिन्होंने अच्छी आलोचना लिखी है वो भी कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाएं, नहीं तो सम्मान करते ही रह जाएंगे और बाकी जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जहाँ पर सम्मान करने की ज़रूरत है वहाँ करना चाहिए। लेकिन इस कोटेशन का जो आशय आप देख लीजिए कि किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यही तरीका नहीं है कि आप उसके हो जाएं और हाँ में हाँ मिलाएं। मेरी दृष्टि में किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम उसमें और अपने में बराबर अंतर समझें। कालिदास को किसी तरह खींचतान करके सामंत विरोधी साबित करना कालिदास का सम्मान नहीं है। कालिदास के अंतर विरोधों को साफ उद्घाटित करना। कालिदास उस दौर के संस्कार से, स्त्री पुरुष के संबंध में, राजाओं के व्यवहार से भली भांति परिचित थे, प्रभाव में थे, इसलिए उससे मुक्त होना उनके लिए संभव नहीं था। यह ज़्यादा उचित है, संभव नहीं था। ठीक है, ये बात उन्होंने आलोचना और विचारधारा नामक किताब में किया है। तो इसका मतलब यही है कि कई बार जो कवि का रूप उभर कर सामने आता है उस समय की जो परिस्थितियाँ रहती हैं उनका भी काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है उस पर। अगला कोटेशन है कि सृजन से ग्रहण तक संप्रेषण की समग्र प्रक्रिया में काव्य कृति निरंतर उपजती और उपजाई जाती है। यह उपज ही उसका जीवन है। इसी का दूसरा चालू नाम प्रासंगिकता भी है। किसी कृति को उसके जड़ पाठ से मुक्त करना ही उसकी प्रासंगिकता है। जड़ पाठ शब्द से ऐतराज हो तो नित्य पाठ कह लीजिए। नित्य अर्थात समय सिद्ध मुक्ति पाठ से ही नहीं, संदर्भ से भी। संदर्भ वो इतिहास है जिसमें कोई कृति जन्म लेती है और उस इतिहास के साथ ही आगे भी विकसित होती है। यह विकास ही उसकी मुक्ति है। यह कथन उन्होंने वाद विवाद संवाद नामक किताब में लिखा है उन्होंने। अगला कोटेशन है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ये कहानी नई कहानी नामक उनके बुक में है। तो इस तरीके से हमने नामवर सिंह के लगभग 14 किताबों को आधार बनाकर इस लेक्चर को तैयार किया था। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा और कहीं भी आगामी परीक्षाओं में कहीं से भी अगर सवाल आते हैं तो इसके भाव को भी अगर आप समझ गए होंगे, कथनों के भावों को भी, तो आप उस कोटेशंस को पकड़ लेंगे और एग्जाम में सही आंसर कर आएंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि यह प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।